सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। आज हम इंडिया जीके की जो है क्लास नंबर 24 करने वाले हैं। इससे पहले जो है क्लास नंबर 23 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें देख रहे होंगे। ठीक है, आज हमारी ये पॉलिटी की अंतिम क्लास है। इसके बाद जो है नेक्स्ट 12 क्लास जो है हमारी ज्योग्राफी की स्टार्ट होने वाली है मेरे भाई। ठीक है, कल से ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सेम यही पैटर्न रहने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि परमिएबल की बात कर रहा है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो इससे पहले जो है आपको याद होना चाहिए 1975 का समय था। ठीक है, 1975 के समय कौन होता था? भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है इस समय देश की प्रधानमंत्री होती थी। और इन्हीं के समय 1975 से 1977 के बीच में जो है इमरजेंसी लगाई गई थी, यानी कि आपातकाल जो है लगाया गया था मेरे भाई। ठीक है, आपातकाल लगाया गया था। इसी के दौरान जो है 1976 में जो है एक संविधान संशोधन किया गया था मेरे भाई। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। ठीक है, 42वां संशोधन 1976 किया गया था। और इसी के दौरान जो है ये कुछ शब्द जोड़े गए थे परमिएबल में, जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान के द्वारा जोड़े गए थे मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 42वां जो है राइट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान बोला जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन दिख रहा हुआ था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1978 में हुआ था मेरे भाई। ठीक है, ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और इसके दौरान क्या किया गया था? इसके दौरान जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटा दिया गया था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की कैटेगरी से संपत्ति के अधिकार, ठीक है, संपत्ति के अधिकार, इसको पहले क्या होता था? ये जो संपत्ति का अधिकार होता था ना, ये मौलिक कैटेगरी, मौलिक अधिकारों की कैटेगरी में आता था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के जो है तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की कैटेगरी से निकालकर कहां पर डाल दिया गया था? कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया था। ठीक है, अब ये एक कानूनी अधिकार है मेरे भाई। ठीक है, अब ये एक कानूनी अधिकार है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद आप कौन सा बताएंगे? अनुच्छेद आप 300A बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? यहां तक आई होप सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। 42वें संविधान संशोधन की हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन लिखा गया है। 73वां जो संविधान संशोधन था ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है मेरे भाई। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है मेरे भाई। ठीक है, अगर आपसे 74वां पूछ ले, जैसे यहाँ पे 73 लिखा हुआ है ना, अगर आपसे 74वां पूछ ले तो आप बताएंगे 73वां पंचायती राज से संबंधित था और 74वां जो है किससे संबंधित था? नगर पालिका से संबंधित था। क्या पता आपसे 86वां संविधान संशोधन पूछ ले तो ये किससे संबंधित था? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार बनाया गया था। और अनुच्छेद क्या था? अनुच्छेद 21A था मेरे भाई। ठीक है, अनुच्छेद 21A था मेरे भाई। ठीक है, तो इतनी जानकारी जो है आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में याद रखेंगे। और यकीन मानिएगा ये एक क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए पता है? एक क्वेश्चन में जो है लगभग मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए मेरे भाई। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको रिवीजन करनी है। और ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। बार बार रिपीट होने का मतलब ये है, या फिर बार बार रिपीट करवाने का ये मतलब है ताकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जो वनडे एग्जाम्स होता है ना, यकीन मानिएगा एग्जामिनर यूपीएससी वाला जो है क्वेश्चन पेपर आपसे नहीं लेने वाला। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में आते हैं, बार बार यहीं से आते हैं। बस गलती आप ये कर देते हो, इनको जो है मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करते हो मेरे भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो एक से जो है 4 क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो यकीन मानिएगा अगर ये 1000 क्वेश्चनों की सीरीज आप कर लोगे ना, तो यकीन मानिएगा मिनिमम 3000 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बोला गया है, ये एक्सप्लेनेशन दिया गया, पढ़ लेना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। सेकंड में क्या बोला गया है? एक सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है भारत के नियंत्रक एक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, ये तो हम आंसर में देखेंगे। इसकी नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, 148 के तहत जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मेरे भाई, ठीक है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये काम क्या करता है, तो जो कैग होता है ना, कैग, ये सार्वजनिक धन का जो है संरक्षक होता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में। राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है अनुच्छेद 148 के तहत। यहां पे प्रधानमंत्री लिखा गया तो अनुच्छेद 75 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, अनुच्छेद 75 कहता है, और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। और ये मंत्रिपरिषद का जो है प्रमुख होता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे संसद, तो संसद के बारे में आप सभी जानते हैं। संसद क्या करती है, संसद का मेन काम क्या होता है, संसद कानून बनाती है, ठीक है। बस इतना सा चीज आपको याद रखना है, कानून बनाती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक हुई, यहां तक क्लियर सारी बात। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, तो अनुच्छेद ए के तहत, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। यहाँ पे 356 लिखा गया है, इसके तहत जो है इसे क्या कहते हैं, इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन देखा है ना आपने, हरियाणा जी के पढ़ी होगी तो उसके अंदर राष्ट्रपति शासन 3 बार लगाया गया है, ठीक है ना, 67, 77 और 91 में, ठीक है। तो इसको अनुच्छेद 356 को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर यह लगाया जाता है, ठीक है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, ठीक है, इसको लगाया जाता है। यहां पे अनुच्छेद 360 लिखा गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये वित्तीय आपातकाल है मेरे भाई, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। वित्तीय आपातकाल होता है, ठीक है, जो कि भारत में कभी भी नहीं लागू हुआ मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे अनुच्छेद 368 दिख रहा है, ये किससे संबंधित है, ये संविधान संशोधन से संबंधित है, संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन ऐसे लिखेंगे ना, संशोधन, इससे जो है ये संबंधित हो जाएगा। तो अनुच्छेद 352 के बारे में जो है हम यहां से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, चलिए यहाँ पे लिखा गया है ना, ये देखो, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत जो है पूरे देश में उसके किसी हिस्से में जो है आपातकाल लगा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। आपातकाल लग जाएगा तो सिर्फ 2 अनुच्छेद जो है जिनको नल या फिर खाली मतलब जो है डिसमिस नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद जो है 20 और अनुच्छेद 21 मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आप सभी जानते हैं, हमारे मौलिक अधिकार के बारे में बार बार बताता हूं, इसलिए बताता हूं ताकि आपको जो है चीजें याद रहें, लॉन्ग टाइम तक याद रहे, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मौलिक अधिकार की बात करूं तो अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने इनको ग्रहण किया है। भाग अगर आपसे पूछे तो भाग जो है ये कौन से भाग में वर्णित है, तीसरे भाग में जो है ये वर्णित है, ठीक है। क्या पूछा गया, अस्पृश्यता का अंत पूछा गया ना। चलिए अनुच्छेद 14 से देख लेते हैं, जो है कानून के समक्ष समानता, ठीक है। समानता हो जाएगी। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहां पे लिख देता हूं भेदभाव, ठीक है, भेदभाव, ठीक है। धर्म, जाति, लिंग या फिर जो है जन्म के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 कहता है भाई जो है ये समानता, हाँ ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है, छुआछूत को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। ऊपर क्या लिखा था, अस्पृश्यता, ठीक है, छुआछूत, चलिए अस्पृश्यता ही लिख देते हैं। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत मेरे भाई, ठीक है। उपाधियों का अंत हो जाएगा। मैं पहले जो लगाते थे ना भाई, राय बहादुर की उपाधि लगा दी या फिर सर की उपाधि लगा दी, उनको जो है अंत कर दिया गया था। इसके बाद अनुच्छेद 19 आपको देखने को मिलेगा। 19 में क्या है, 19 में हमारी 6 जो है स्वतंत्रताएं दी गई है। अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी अनुच्छेद 19 के तहत ही आती है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर।
5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का विचार कहाँ से लिया गया है। पिछली बार भी हम देख चुके हैं, अमेरिका से हमने क्या लिए हैं, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार हमने ग्रहण किए हैं भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 मेरे भाई। ठीक है, और जो न्यायिक पुनरावलोकन है ना, वो भी हमने जो है अमेरिका से लिया है मेरे भाई। ठीक है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसद ली है। ठीक है, और क्या लिया है, नागरिकता लिया है। नागरिकता की बात करूं तो कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। भाग क्या हो जाएगा भाई, भाग 2 के अंतर्गत है ये। ठीक है, भाग 2 के अंतर्गत आ जाएंगे। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी लिया है, डीपीएसपी लिया है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद आपसे पूछेगा तो 36 से 51 हो जाएंगे। भाग अगर आपसे पूछे तो भाग क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, चौथा जो है ये भाग हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और फ्रांस रह गया, फ्रांस से हमने क्या चीज ली है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है, इनके क्या आदर्श लिए हमने। ठीक है, आदर्श। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन पूछा गया ना, क्या पूछा है, एकल नागरिकता ना, तो हमने ब्रिटेन से लिए मेरे भाई। ठीक है, अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है मेरे भाई। ठीक है, अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है, यानी कि एक आदमी के पास दो सिटीजनशिप, 2 नागरिकता है, यानी कि एक तो पूरे अमेरिका की और एक जहां पर जिस स्टेट में वो रहता है ना उसकी नागरिकता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास सिर्फ एक नागरिकता है कि हमारे पास 2 नागरिकता थोड़ी है। एक तो हमारे पास भारत की भी नागरिकता हो, दूसरा हम हरियाणा से रहते हैं तो हमारे पास हरियाणा की भी नागरिकता है। ऐसी नहीं है ना, तो ऐसा जो है अमेरिका में है, हमारे पास क्या है, एक ही नागरिकता है, हम भारत के लोग हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया नीति निदेशकता, तो डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है, तो अभी बता के हूं, भाग 3 के अंतर्गत जो है हमारे डीपीएसपी को रखा गया है, यानी कि यहां पे लिख देता हूं डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। भाग 4 के अंतर्गत क्या लिखा गया है, गलत लिख दिया, डीपीएसपी नीचे आएगा। ठीक है, डीपीएसपी पूछा है ना, भाग 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, डीपीएसपी। ठीक है, ये भाग 4 के अंतर्गत आ जाएंगे। अनुच्छेद आपसे पूछे तो क्या बताएंगे, 36 से 51 बताएंगे। भाग 3 के अंतर्गत क्या है, मौलिक अधिकार है। अभी आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा यार, बार बार बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आपके ठीक होंगे ना, तो उस दिन आपको ये सही लगेगा। और हर चीज में ऐसा होता है मेरे भाई। ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, 12 से 35 के बीच में है मेरे भाई। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत क्या है, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक क्या है, कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। और मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं, रूस से हमने इनको लिया है। और भाग अनुच्छेद की बात करेगा तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 51A के अंतर्गत ये दिए गए हैं। ठीक है, और भाग की बात करेगा तो भाग 4 के अंतर्गत है। भाग 5 के अंतर्गत क्या दिया गया है, भाग 5 के अंतर्गत संघ दिया गया है। ठीक है, संघ यानी कि यूनियन दिया गया है, यूनियन का UNION। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि कार्यपालिका, संसद, सभी का जो है वर्णन इसके अंदर किया गया है भाग 5 के अंतर्गत मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए, यानी कि 2 संसद के जो सत्र होते हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 6 महीनों का जो है समय जो है इनके अंतर्गत होना चाहिए। और जो है 3 सत्र होते हैं भाई, याद रखना, जो 1 साल होता है ना, 1 साल, हर साल जो है 3 सत्र किए जाते हैं आयोजित, 3 सत्र जो है इसके अंदर आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन सा होता है, एक तो बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, मानसून सत्र। ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है, शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र होता है मेरे भाई। ठीक है, ये 3 सत्र होते हैं। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। और आगे चलते हैं भाई। ठीक है, और तो इसमें बताने लायक कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, व्याख्या में क्या लिखा गया, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के सत्र बुलाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 2 सत्रों के बैठक के बीच जो है 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बोला गया है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे भाई, वर्तमान में कौन है, ओम बिरला हो जाएंगे। ठीक है, पहले कौन थे भाई, GV मावलंकर थे, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे लिख देता हूं वर्तमान, वर्तमान में कौन है, ओम बिरला हो जाएंगे। ठीक है, ओम
बिड़ला हो जाएंगे। हरियाणा की कॉन्टेक्स्ट की अगर आपसे बात करें तो हरियाणा का एग्जाम दे रहे हैं तो हरियाणा का भी पता होना चाहिए। हरियाणा के लोकसभा, यहाँ पे क्या पूछा है, लोकसभा पूछा है ना, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष आएगा ना हरियाणा में, तो बताएगा कोई कौन हो जाएगा उपाध्यक्ष, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या याद रख सकते हैं भाई, कोई बता सकता है हरियाणा का विधानसभा अध्यक्ष कौन है? चलिए उपाध्यक्ष तो मैं बता देता हूं, कृष्ण लाल मिड्डा जी हो जाएंगे। मिड्डा कैसे लिखेंगे, मिड्डा जी हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे फटाफट जो है कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि हरियाणा का जो विधानसभा अध्यक्ष है वो कौन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और हम क्या याद रख सकते हैं यहाँ से, सीएम आपको पता है यार, नायब सिंह सैनी हो जाएगा हरियाणा का, ठीक है। बाकी चीज़ें हम जो हरियाणा का वर्तमान वाला देखेंगे ना वहाँ से हम देख लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप मुझे बताना कौन है भाई, ठीक है। उपाध्यक्ष मैंने बता दिया कृष्ण लाल मिड्डा है, और अध्यक्ष बताना क्या हरविंदर कल्याण है क्या? अगर हरविंदर कल्याण है ना तो लिख के जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद ये देख लेना भाई, यहाँ पे ये इसका जो है ये पढ़ लेना भाई, ठीक है ना, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत क्या बोला गया, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की श्रेणी से जो है हटाया गया था? आप सभी जानते हैं जो संपत्ति का अधिकार होता था ना, उस संपत्ति का अधिकार जो होता था, वर्तमान जब हमारा संविधान लागू हुआ था ना, उसके अंदर जो मौलिक अधिकार थे कितने होते थे? 7 मौलिक अधिकार होते थे। और जो 7वां मौलिक अधिकार होता था वो कौन सा होता था? वो संपत्ति का अधिकार ही जो है मौलिक अधिकार होता था, ठीक है। उसके बाद जो है एक संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में किया गया था। इसके तहत क्या किया गया था, ये जो संपत्ति का अधिकार था ना, इसको मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटाकर संपत्ति कानूनी अधिकार बना दिया था, ठीक है। कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार इसको बना दिया था। और किस अनुच्छेद के तहत ये बनाया गया था? तो ये अनुच्छेद 300A के तहत जो है बना दिया गया था। वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो 6 मौलिक अधिकार है मेरे भाई, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है। इसके बारे में मैं ऊपर बता के आया हूँ। 1976 में जो है 2 शब्द जोड़े गए थे DPSP के अंतर्गत, माफ कीजिएगा, उद्देशिका के अंतर्गत, ठीक है। और 52वां संविधान संशोधन जो है ये क्या किया गया था इस समय? तो दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून। और 61वें संविधान संशोधन 1989 में क्या किया गया था? इसके अंतर्गत मतदान की आयु जो है 21 से घटाकर क्या कर दी गई थी? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, आई होप क्लियर होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यानी कि जो हाई कोर्ट्स के जो जज होते हैं, मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी रिटायरमेंट आयु पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 62 वर्ष जो है ये जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और यहाँ पे एक 65 वर्ष भी दिया गया है भाई, ठीक है। 65 वर्ष किसकी होती है? सर्वोच्च न्यायालय, ये याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की यहां पे बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है भाई। सेवानिवृत्ति लिखूं क्या? समझ जाना यार। 65 वर्ष जो सेवानिवृत्ति की आयु किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की है। और 62 वर्ष किसकी है? 62 वर्ष जो है हाई कोर्ट की है मेरे भाई, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 44 किसके अंतर्गत आता है? आप सभी जानते हैं DPSP के अंतर्गत आता है, ठीक है। DPSP की बात करूं तो कहां से हमने ग्रहण किया है? आयरलैंड से हमने इनको ग्रहण किया है, आयरलैंड से हमने इनको ग्रहण किया है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन से कहां से कहां तक है? 36 से 51 के बीच में जो है सारे DPSP दिए गए हैं। और भाग की अगर आपसे बात करें तो भाग किसके अंतर्गत दिए गए हैं? तो भाग जो है किसके अंतर्गत दिए गए? 4 के अंतर्गत जो है इनको दिया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद 40 दिया गया है, 44 दिया गया है। राइट ऑप्शन जो है अनुच्छेद 44 हो जाएगा। समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ग्राम पंचायतों के गठन से, ग्राम पंचायतों का गठन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद यहाँ पे 50 दिया गया है। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित हो जाएगा? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण,
कार्यपालिका, न्यायपालिका, पृथक्करण। ठीक है, अनुच्छेद 48 आप मुझे फटाफट से बताओ, अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं भाई, अच्छा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल नहीं, सी हो जाएगा यार, ए नहीं आएगा, सी आएगा मेरे भाई। 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति जो है कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में जो है जो निपुण बंदे होते हैं ना, 12 लोगों को जो है सीधे राज्यसभा के लिए चुनते हैं मेरे भाई। ठीक है, और ये जो 2 सदस्य थे ना, ये लोकसभा में जो है एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे। ठीक है, लोकसभा में पहले 2 लोगों को जो है एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब इनको खत्म कर दिया गया है, ये चीज़ आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, और 13 में क्या बोला गया, 13 के अंदर बोला गया है भारतीय संविधान का रक्षक किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का रक्षक आप सभी जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को जो है भारतीय संविधान का रक्षक माना जाता है। यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो, न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने और उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित कर सकता है, उसे कानून को जो है रद्द कर सकता है। मतलब कहने का ये मतलब है, कानून कौन बनाती है, सबसे पहले कानून नहीं बनता, सबसे पहले विधेयक होता है। विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जाता है, उनकी अनुमति मिलने के बाद विधेयक कहाँ पर जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जो है क्या करता है, सीधा उसके ऊपर साइन नहीं करता, अगर उसको सही ना लगे तो दोबारा जो है विचार करने के लिए वो जो है सदन के अंदर भेज देता है, अन्यथा जो है वो उसके ऊपर साइन करके जो है साइन कर देता है। साइन करने के बाद विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। उसके बाद जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है उस कानून को देखती है, भाई कहीं ना कहीं देश के जो मूल संविधान के अंग हैं उनको तो ये प्रभावित नहीं कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि भाई ये जो कानून बनाया गया है ये जो है भाई जो हमारा संविधान है उसको सही परिभाषित नहीं कर रहा है, यानी कि उसको जो है हार्मफुल कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है कानून को। ये कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत बोला गया है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं बैंकिंग सुधार, नई पंचायती राज, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1957 में जो है इनकी ये गठित थी, बलवंत राय मेहता समिति का जो है गठन 1957 में किया गया था, और इस समिति ने जो है 3 त्रिस्तरीय जो है पंचायत का जो है मॉडल दिया था, यानी कि ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट चलाने की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद में है। तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 60 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति की जो है क्षमा करने की शक्ति है मेरे भाई। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 52 में जो है आप मुझे बताएंगे, और अनुच्छेद जो है 123 क्या कहता है, इसके अंतर्गत जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 21 जो है 61 जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से आप पढ़ भी लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो संसद के किसी भी सदन में जो है अनुच्छेद 61 के तहत जो है उन्हें हटाने की प्रक्रिया जो है शुरू की जा सकती है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे जो है इनके ऑप्शन भी दे दिए गए मेरे भाई। ठीक है, कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज आपसे बोलना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी जो अभी तक बना के रखी है ना, ये मत सोचना नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, वैकेंसी कब तक आएगी, एग्जाम पता नहीं कब तक होगा, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होगा आपको, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आप एक चीज याद रखना, जैसे पिछले 8-10 महीने से आप कंटिन्यूटी दिखा रहे हो ना, कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो, फोकस होके अपनी स्टडी कर रहे हो, बस ऐसे ही चलते रहना। बस यकीन माना बहुत कम दूर है आपका टारगेट। ठीक है, बहुत जल्द लिखित परीक्षा हो जाएगी, आज नहीं तो कल तो होगी मेरे भाई। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है गिव अप कर देते हैं और अपना फोकस जो है उसको तोड़ देते हैं, और वहीं पर जो है वो मिस्टेक कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, एटलीस्ट जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो मेरे साथ तैयारी कर रहा है, उसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ना ही उसको अनुमति है ऐसा करने की मेरे भाई। ठीक है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है ना, किसी भी तरीके की फ्रस्ट्रेशन होती है, दिक्कत होती है, मेरे से बात करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में बात करो, या कुछ और चाहते हो तो आपको और भी सुविधा करवा के दूंगा, थोड़ा सा समय दो मेरे को। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो, जब भी फ्रस्ट्रेशन हो मेरे से बात कर लिया करो, आपका जो है मन हल्का हो जाएगा। डोंट वरी, इतना मेरे को पता है कि मेरे अंदर है इतना पोटेंशियल कि मैं आपका जो है प्रेशर उसको रिलीज कर सकता हूं मेरे भाई। ठीक है,
जो बस अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना, लगातार तैयारी करते रहना। और इस वीडियो में इतना ही, बस आपको मेरे मोटिवेशन के लिए इतना ही करना है। वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो मेरे भाई, ठीक है। और पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी आपको बताने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर जो है ये सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।